हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस देश की मशहूर हस्ती रतन टाटा जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिनका नाम तो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर से जुड़ा है, लेकिन जिनकी असली पहचान उनके काम से ज्यादा हमेशा उनकी इंसानियत से रही। एक ऐसा नाम जिसे भारत सिर्फ एक बड़ा उद्योगपति नहीं बल्कि सच में अपना रतन मानता है। जब वो गए तो सिर्फ एक युग का अंत नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरे देश की धड़कन एक पल के लिए थम गई हो। फैक्ट्रियों की चिमनियां तक खामोश थीं, दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ था और लाखों लोग सड़कों पर थे। और पता है, ये सम्मान किसी पद या ताकत के लिए नहीं था, ये उस एक इंसान के लिए था जिसने कभी सत्ता या सुर्खियां नहीं, सिर्फ लोगों का दिल जीता था। उनकी कहानी की जड़ें हैं साल 1947 में। सोचिए, एक तरफ पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक 10 साल का बच्चा था जो अपनी दुनिया को टूटते हुए देख रहा था। उसके माता पिता का तलाक उस दौर की एक बहुत बड़ी खबर बन गया था, लेकिन उस बच्चे के लिए ये एक ऐसा जख्म था जिसने उसे गहरे अकेलेपन में धकेल दिया। और उसी अकेलेपन में उनकी दादी नवाज़बाई टाटा उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। उन्होंने रतन को एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था, गरिमा और सम्मान के साथ जीना। और यही सबक आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का आधार बनने वाला था। तो अपनी किस्मत बनाने वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और वहीं उन्हें प्यार भी मिला। वो एक सामान्य खुशहाल जिंदगी का सपना देख ही रहे थे कि भारत में उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उनकी देखभाल के लिए लौटना पड़ा। वो सोचकर तो ये आए थे कि कुछ हफ्तों में वापस चले जाएंगे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने उनकी वापसी के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। जो कुछ हफ्तों की यात्रा होनी थी वो एक पूरी जिंदगी का फैसला बन गई। तो साल 1962 में जब रतन टाटा भारत लौटे तो उनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछा था। उनका सफर तो बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू हुआ, एक ऐसी परीक्षा जहां उन्हें आग से गुजरना था। उन्होंने एक आम मजदूर की तरह काम किया, मतलब फैक्ट्री के फर्श पर चूना पत्थर तक उठाया। उनकी पहली बड़ी चुनौती थी नेल्को, एक ऐसी कंपनी जो लगभग डूब चुकी थी। उन्होंने पूरे 10 साल लगा दिए और धीरे धीरे उस कंपनी का मार्केट शेयर 2% से बढ़ा के 20% तक पहुंचा दिया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। 1991 में जब उन्हें चेयरमैन बनाया गया तो टाटा साम्राज्य के पुराने दिग्गजों ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। रूसी मोदी जैसे शक्तिशाली लीडर्स जो दशकों से अपनी जागीर चला रहे थे, वो उन्हें एक अनुभवहीन, जोकर और कठपुतली समझते थे। उन्हें लगा कि इसे तो हम अपने इशारों पर नचाएंगे, लेकिन जेआरडी टाटा को उन पर पूरा भरोसा था। अस्पताल में उन्होंने रतन को बुलाया और कहा, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये 95 कंपनियों का भारी बोझ था जो अब उनके कंधों पर आ गया था। तो इतनी शक्तिशाली विरोध का सामना रतन टाटा ने किया कैसे? कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। उन्होंने शांति से बस एक नियम लागू कर दिया, 75 साल की अनिवार्य रिटायरमेंट की उम्र। बस एक नियम, और एक झटके में बिना किसी से सीधे टकराए उन्होंने दशकों से जमी हुई सत्ता की पूरी बिसाथी पलट दी। तो अब घर के अंदर के संघर्षों को सुलझाने के बाद रतन टाटा ने ग्रुप का ध्यान दुनिया की तरफ मोड़ा और इसकी शुरुआत हुई भारत के लिए बनी एक कार से। साल 1999 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई और पहले ही दिन 1,15,000 बुकिंग्स के साथ इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक कार की सफलता नहीं थी, ये उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक तमाचा था जो उन्हें कमजोर समझ रहे थे। उस दिन भारत ने अपनी पहली स्वदेशी कार को दिल से अपनाया था। लेकिन कुछ समय बाद इंडिका में कुछ दिक्कतें आने लगी, तो वो फोर्ड के साथ एक डील पर बात करने गए और वहां उनका अपमान किया गया। उन्हें साफ साफ कहा गया कि अगर तुम्हें कार कंपनी चलानी नहीं आती तो इसे बेच क्यों नहीं देते। रतन टाटा उस कमरे से चुपचाप निकल आए, लेकिन वो अपमान अपने साथ ले आए
और उस अपमान ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जो अगले 9 साल तक सुलगती रही। अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, वो इतिहास का एक चक्र था जो अब पूरा होने वाला था। ठीक 9 साल बाद 2008 में जब फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर थी, रतन टाटा ने 9200 करोड़ रुपए कैश देकर उनकी 2 सबसे शानदार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस बारे में कभी बदले का एक शब्द तक नहीं कहा। और ये तो सिर्फ एक अध्याय था। टेटली टी, कोरस स्टील और फिर JLR जैसे बड़े अधिग्रहणों के साथ रतन टाटा ने एक भारतीय कंपनी को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। उन्होंने दुनिया के कॉर्पोरेट नक्शे पर भारत का झंडा गाड़ दिया। वैश्विक मंच पर जीत हासिल करने के साथ साथ उनका दिल हमेशा भारत के आम लोगों के लिए धड़कता रहा और उन्होंने उनसे कुछ वादे किए जो उन्होंने पूरी शिद्दत से निभाए। एक दिन बारिश में उन्होंने एक ही स्कूटर पर एक परिवार के 4 लोगों को बहुत ही असुरक्षित तरीके से जाते हुए देखा। उसी पल एक सपने ने जन्म लिया, एक ऐसी कार बनाना जो हर भारतीय परिवार खरीद सके। ये मुनाफे के बारे में नहीं था, ये सुरक्षा का एक वादा था। लेकिन नैनो का ये सपना पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगभग दम तोड़ चुका था। प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर था, पर रतन टाटा ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें बस एक SMS किया, सुस्वागतम। और इसी एक भरोसे पर रतन टाटा ने रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री को शिफ्ट करने का करिश्मा कर दिखाया। 26 नवंबर 2008 को जब आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला किया तो रतन टाटा 3 दिन तक होटल के बाहर ही खड़े रहे। हमले के बाद उन्होंने खुद जाकर सभी 80 प्रभावित कर्मचारी परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आजीवन सैलरी, उनके बच्चों की पूरी शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा देखभाल का वादा किया। 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने ही बनाए नियम का पालन करते हुए रिटायरमेंट ले ली। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत ही सादा जीवन जी रहे थे। अपनी कार खुद चलाते, नए स्टार्टअप्स में निवेश करते और आवारा कुत्तों की देखभाल करते। एक बार तो उन्होंने एक बीमार कुत्ते के लिए ब्लड डोनर खोजने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया अगर था। आपको ये वीडियो सोचिए, अच्छी लगी हो तो जिस लाइक और इंसान शेयर ने जरूर हजारों करिएगा परिवारों और को मेरे चैनल घर को भी और जरूर लाखों सब्सक्राइब लोगों को करें। रोजगार इसी दिया। तरह की नई एक नई इंटरव्यू वीडियोस में के लिए। उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि वो अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। उन्होंने कहा, काश उनका भी कोई परिवार होता, कोई पत्नी होती जिसके पास दिन के आखिर में घर लौट सकते। 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और जाते जाते भी उन्होंने भारत के लोगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का दान कर दिया। उनकी जिंदगी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, किसी इंसान की असली कीमत क्या होती है? वो जो वो अपनी जिंदगी में हासिल करता है या फिर वो जो वो दूसरों के लिए छोड़ जाता है? रतन टाटा की विरासत हमें यही बताती है कि असली कमाई दौलत में नहीं, दुआओं में होती है।